हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एडू लर्न। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा सेशन जो है मास मीडिया है। थोड़ा सा मैंने कल पढ़ाया था आपको मास मीडिया के बारे में, और थोड़ा सा मैं आज बताऊंगी आपको। ठीक है, इसके मुख्य मुख्य बिंदु को स्पष्ट करेंगे आज। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मास मीडिया होता क्या है। मास मीडिया के बारे में हालांकि मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स कल करा दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और किसी विद्वान की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं कैसी है। पर्स ने कहा है कि मीडिया प्रभाव शोधकर्ता इस तथ्य का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति और मतलब उन्होंने कहा है कि व्यक्ति और समाज पर जन मीडिया के प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए, बढ़ाया जाए या कम किया जाए। उनका क्या कहना है कि जो जन मीडिया है, मास मीडिया है, उसके प्रभाव को हम कैसे। पर्स ने कहा है कि हम मान लीजिए मीडिया है, मीडिया से हम सब लोग प्रभावित होते हैं, कभी टेलीविजन से, कभी अखबार से, कभी किसी न किसी रेडियो से, किसी न किसी माध्यम से हम प्रभावित होते रहते हैं। अधिकतर ये तीन तो मुख्य स्तंभ है ही। समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो, ये तो है ही है। तो इनसे हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इनके प्रभाव को हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। क्या ऐसा भी है कि हम इनके प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं? है ना। तो इसको देखते हैं। इनका कहना है कि मीडिया मनोविज्ञान, संप्रेषण सिद्धांत, समाजशास्त्र, मीडिया प्रभाव, मीडिया संस्कृति आदि जन मीडिया से संबंधित है ना। जितने भी संप्रेषण है सब किससे? मीडिया संस्कृति, मीडिया की जो संस्कृति है वो जन मीडिया से संबंधित है। इनके इनको व्यक्तिगत या दर्शकों के विचार, दृष्टिकोण, व्यवहार पर व्यापक प्रभाव, मतलब इन सब तीनों चीजों का, इनका सामाजिक संप्रेषण, सामाजिक मीडिया प्रभाव, मीडिया संस्कृति, इसका जो है जन मीडिया पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जन मीडिया से संबंधित है। इनका व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, दर्शकों पर, सुनने वालों पर, देखने वालों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जन संप्रेषण माध्यम का समग्र प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में अधिक पड़ा है। अब जानते हैं कि टेलीविजन का, रेडियो का, इंटरनेट का पूरा ही जो है व्यापक प्रभाव हो चुका। डिजिटल एक क्रांति आ चुकी है, तो इनका प्रभाव पड़ ही रहा है कि अभी हाल के वर्षों में। तो शक्तिशाली मीडिया प्रभाव एक वास्तविक बल है ना। क्या है? एक वास्तविक बल है, जिसके परिणाम ये कहते हैं कि इस मीडिया में तो इतनी शक्ति है कि वो किसी के विचारों को परिवर्तित भी कर देता है अपने अकॉर्डिंग। किस तरह से कर देता है? मान लीजिए फ्रंट पेज पे या जिस खबर को बार 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 बताई जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टिक हो जाती है और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से शक्तिशाली मीडिया प्रभाव सिद्धांत की मूल धारणा है कि दर्शक ये क्या मानते हैं। शक्तिशाली मीडिया सिद्धांत क्या है? अब ये शक्तिशाली मीडिया सिद्धांत है। ये क्या है? शक्तिशाली मीडिया सिद्धांत। ये क्या है? वो चीज है कि किससे शक्तिशाली मीडिया सिद्धांत के ये है कि ये मानते हैं कि मतलब मीडिया इतना प्रभावशाली है कि दर्शक जो है, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो निष्क्रिय हैं। ये मानते हैं कि हम जो चाहे उनके ऊपर, शक्तिशाली मीडिया, हम उनके ऊपर जो है थोप सकते हैं। कहने का मतलब वो उसके अकॉर्डिंग ही चलना शुरू कर देंगे, है ना। शक्तिशाली मीडिया का प्रभाव ये है। और सजाते थे, है ना। क्यों माना इन्होंने शक्तिशाली मीडिया को? क्योंकि मानते हैं कि जो मनुष्य है, जो मानव है, वो स्वभाव मान्यताओं पर आधारित है। उनके वो मानव स्वभाव को जान चुके हैं किस तरह का है। जनहित मीडिया का प्रचार सूचना प्रसार की गति से लोग चकित थे। जनहित मीडिया में जैसे जनहित में कोई जैसे एड वगैरह आते हैं ना, जनहित में आते हैं, तो जनहित में जो जन मीडिया तो है, जन मान लीजिए कोई ऐड है और जनहित में किया गया कोई ऐड है, तो वो सब लोगों तक पहुंच जाता है। भाई पोलियो की ड्रॉप खिलाइए, ये करिए, तो सब तक पहुंच जाता है। तो जनहित के लिए भी होता है। ये प्रचार तकनीक युद्ध के दौरान कई सरकारों द्वारा अपने लोगों को एकजुट करने के लिए भी शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता। जब लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे, तो रेडियो पर खबर आ जाती थी कि ये युद्ध होने वाला है, तो इससे सब लोग एकजुट हो जाइए। कैसे? किसी ने कोई ना कोई तो वो था उनके पास माध्यम, जिससे कि जो है सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसके लिए एकदम तैयार हो जाते थे उसको फेस करने के लिए। तो एक और नया इसमें हाइपोड्रमिक नीडल, एक और है इसमें हाइपोड्रमिक नीडल। ये क्या है? ये जो है ऐसा है कि जो हम कहना चाहते हैं, इंजेक्शन का निशाना बनने या सूचना की गोली का निशाना बनने के लिए तैयार करता है। कहने का मतलब इंजेक्शन का निशाना बनने मतलब जैसे कि एकदम से इस तरह से कि जो दूसरे को एकदम इस तरह से खबर देना कि दूसरे को एकदम से वो
उससे वो हो जाए, जो वो चाहते हैं करना वो हो जाए, ठीक है। वो यानी कि जो सूचना वो देना चाहते हैं वो एकदम से उसको मिल जाए, जैसे कि सूचना की गोली एक तरह से, है ना। तो इसको ये बोलते हैं। अब जन मीडिया संप्रेषण के हीन कम शक्तिशाली सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है। जैसे ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं संप्रेषण का दो चरण प्रवाह है, वन टू वे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे है? जनमत के नेताओं के पारस्परिक प्रभाव से लोग मीडिया से प्रभावित होते हैं, है ना। दूसरा है एक्सपोजर सिद्धांत, क्लेयर या का चयनात्मक एक्सपोजर सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? एक तो हो गया जो निम्न है ना। एक्सपोजर सिद्धांत को भी आप याद रखिएगा। एक्सपोजर सिद्धांत थ्योरी को भी आप याद रखना क्या है। ये है कि किसी भी संप्रेषण सामग्री के निष्क्रिय लक्षण नहीं है। कोई भी संप्रेषण सामग्री है उसका निष्क्रिय, वो कुछ ना कुछ मानते हैं, शक्तिशाली मीडिया सिद्धांत वाले मानते हैं कि श्रोता निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन श्रोता निष्क्रिय नहीं होते। आप जो अटेंडेंट भी मान लीजिए आप कहीं जा भी रहे हैं और वहां पर कहीं शोर हो रहा है तो आपका ध्यान एकदम वहां जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चलने श्रोता है जो है वो निष्क्रिय है ना। तो इसके बजाय दर्शक चुनिंदा सामग्री को चुनते हैं जो पहले से आयोजित विश्वास के साथ मेल खाती है। होता यह है कि कई बार क्या होता है कि हम जो हमारे जो विश्वास होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही उनके अकॉर्डिंग ही तो संदेश को ग्रहण करते हैं। होता यह है, ठीक है। कोई भी जो संदेश होता है वो निष्क्रिय नहीं होता है, लेकिन है कि हम चुनते हैं बस कि हमें जो अच्छा लगा हमने चुन लिया, लेकिन हम तो प्रभावित जरूर होते हैं। ज्यादा देर तक मान लीजिए क्या होगा, ज्यादा कि हमारे दिमाग में रिटेंशन नहीं होगा। जो हम मान लीजिए हम किसी चीज को लेना नहीं, ग्रहण करना नहीं चाह रहे, किसी समाचार किसी भी सूचना को, तो हमारे दिमाग में वो नहीं होगा। लेकिन अगर बार बार हम एक ही खबर से रूबरू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, चाहे उसको चाहते हैं चाहे उसको नहीं चाहते हैं लेना उसको खबर को, ठीक है। तो अब देखते हैं 1950 और 60 के दशक में टेलीविजन के व्यापक उपयोग ने सामाजिक जीवन पर अपनी अभूतपूर्व शक्ति का संकेत दिया। जैसे कि इसमें क्या है ये बता रहे हैं कि कैसे करते थे हम, जब टेलीविजन नया नया आया था टेलीविजन के व्यापक, तो क्या करते थे उसमें एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। जब 1950 में जब जो है 1950-60 के दशक में जब टेलीविजन जो आया था तो उसके टेलीविजन के जब टेलीविजन को का हमने यूज करना शुरू किया तो उससे किस तरह से हमारे जन मीडिया संपर्क में आए, है ना। किस तरह से जन मीडिया जो है मास मीडिया ने किस तरीके से हमें प्रभावित किया, किस तरह से प्रभावित किया। एजेंडा सेटिंग सिद्धांत क्या था इनको? एजेंडा सेटिंग सिद्धांत। कोई एजेंडा सेट करना होता था कि भाई ये होगा। एजेंडा सेटिंग सिद्धांत मतलब कि जन मीडिया किस प्रकार से सार्वजनिक सिद्धांतों के भीतर, सार्वजनिक दर्शकों के भीतर कुछ विषयों की बिक्री को प्रभावित करते हैं। एजेंडा, किसी चीज को मैं बेचना है तो उसके लिए एजेंडा सेटिंग करना कि ये अपना लीजिए, ये विचार अच्छा है, ये इस पर ध्यान दीजिए, एजेंडा सेट करना, ठीक है। स्तंभ सर्जन, फ्रेमिंग करना। मीडिया स्तंभ सर्जन ने मीडिया संदेश के दर्शकों की व्याख्या में हेरफेर करने की मीडिया की क्षमता को पहचाना। ये जो फ्रेमिंग ने पहचाना कि दर्शकों की जो वो होती है सोच होता है उसमें हेरफेर करते हैं दर्शकों की व्याख्या जो वो दिमाग से लगाते हैं ना, कुछ किसी को देखो व्याख्या करते हैं उसमें हेरफेर है फ्रेमिंग से, ठीक है। ज्ञान अंतराल सिद्धांत, फिर ये तो हो गया, ये हो गया। दूसरा हो गया फ्रेमिंग। हो गया, फ्रेमिंग मैंने बता दिया अब आपको। अब है ज्ञान अंतराल सिद्धांत। क्या है? ज्ञान अंतराल सिद्धांत। ज्ञान अंतराल सिद्धांत कौन सा होता है? ज्ञान अंतराल सिद्धांत कौन सा होता है? ज्ञान अंतराल सिद्धांत मैं चित्र से लिख के बताऊंगी आपको। ज्ञान अंतराल सिद्धांत अंतराल सिद्धांत, ठीक है। ये क्या है? ज्ञान अंतराल सिद्धांत क्या है? उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति खंड निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना में इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तथा ज्ञान का अंतर बढ़ जाता है।
ज्ञान अंतराल का मतलब कि मान लीजिए कि कोई बड़ी उच्च आर्थिक स्थिति है किसी की, है ना। आर्थिक खंड का मतलब उच्च आर्थिक स्थिति, खंड का मतलब कि जिसकी उच्च आर्थिक स्थिति है वो लोग, और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति की तुलना में इन जानकारी को प्राप्त करते हैं और ज्ञान का अंतर बढ़ जाता है ना। वही उसमें ज्ञान का अंतर बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए बड़े लोगों ने ली कोई जानकारी ली, फिर छोटे लोगों ने बहुत गैप हो जाता है ना उसमें, कि वो जानकारी आते आते मान लीजिए किसी चीज का फैशन से देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण है, मान लीजिए कोई चीज हमने देखी कहीं पर मीडिया में, मतलब कहीं टेलीविजन पर कहीं कोई चीज देखी कि ये जो है इस तरह के सूट चल रहे हैं, तो सबसे पहले उच्च जो आर्थिक स्थिति इनकी उच्च होती है वो लोग अपनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके कई सालों बाद निम्न जो आर्थिक स्थिति के लोग हैं उनमें वो चीज आती है। ठीक है, कोई विचार हुआ, कोई बदलाव हुआ, कुछ भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, विचारों में बदलाव हो सकता है, कि कोई सामाजिक ऐसा बदलाव हो सकता है जो बहुत उच्च में पहले आ गया और निम्न में बाद में आता है। ठीक है, यह ज्ञान अंतराल। अब है कृषि सिद्धांत। यह दर्शक वास्तविक दुनिया पर चित्रित दुनिया का अनुमान लगा। कल्टीवेशन थ्योरी किसको बोलते हैं? कल्टीवेशन थ्योरी। एक और है, हम देखते हैं इसको, ऐसे देखते हैं, कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन, इस कल्टीवेशन को मतलब कल्टीवेशन का कृषि सिद्धांत किसको कहते हैं? कल्टीवेशन को यहां पर क्या करते हैं, दर्शक जो वास्तविक दुनिया है उसके ऊपर चित्रित दुनिया का आभास करते हैं। क्या करते हैं? वास्तविक दुनिया पर चित्रित दुनिया का अनुमान लगाते हैं, आभास करते हैं। जो वास्तविक दुनिया होती है, दुनिया तो वास्तविक होती है, लेकिन इसमें क्या है कि अनुमान लगाते हैं, एक आभासी दुनिया का अनुमान लगाते हैं इसमें, कल्टीवेशन में। इतना याद रखना। फिर है यहाँ पर निम्न, अब यहाँ तीन तरह के और हैं सिद्धांत, तीन तरह के स्तर पर हम उनको देख सकते हैं। तीन तरह के स्तर पर हम उसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? आप देख लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटा, सूक्ष्म सबसे छोटा, फिर है दीर्घ होगा मेरे ख्याल से, फिर है दीर्घ, फिर तीसरा है या दीर्घ, कोई कह देते हैं, दीर्घ कोई कहते हैं, या वृत्त। ठीक है, ये स्तर है। क्या ये स्तर है इनकी, जन मीडिया के, मास मीडिया के। कैसे? संज्ञानात्मक, कोई भी नई जानकारी, नया पैटर्न, अर्थ या संदेश जो मिलता है। ठीक है। विश्वास, संदेश को चुनने और विश्वास करने का विकल्प, हमारी मर्जी है, विश्वास है होगा तो हम से संदेश को चुनेंगे, नहीं तो नहीं। विश्वास, तो ये इसमें जो है सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म के जो है ये पॉइंट है सूक्ष्म के। नंबर एक है संज्ञानात्मक, दूसरा कौन सा है? दूसरा है संज्ञानात्मक, हो गया। दूसरा है दीर्घ, नहीं संज्ञानात्मक हो गया। दूसरा है विश्वास, तीसरा है विश्वास, दृष्टिकोण, इस तरह दृष्टिकोण, भावनात्मक प्रभाव, इनका प्रभाव पड़ता है मास मीडिया पर। व्यवहार, है ना। तो इन सब का, इस पर व्यक्ति 6 अलग अलग तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि इनसे जो है व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। कैसे? एक संज्ञानात्मक, मान लीजिए खबर यानी कि संदेश सतत संज्ञानात्मक है। अगर उसका व्यक्ति का विश्वास है कि नहीं है, उसके हिसाब से। उसका दृष्टिकोण नकारात्मक है कि सकारात्मक है, इस हिसाब से। उसके भाव किस तरह है, भाव यानी कि ज्यादा इमोशनल, किसी कोई खबर आई उसके प्रति ज्यादा इमोशनल हो गए, अपने से जोड़ने लगे उस खबर को। शारीरिक मीडिया, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, है ना। ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की है, इसमें क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो ये होता है कि कोई शारीरिक जो है, शारीरिक मीडिया, स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करना, है ना। कोई ऐसी खबर जो
स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, ऐसी कोई खबर। व्यवहार, स्पष्ट प्रतिक्रिया और जुड़ाव को मापना, है ना, व्यवहार भी होता है, व्यवहार भी इंपॉर्टेंट होता है, बिहेवियर। तो मास मीडिया जो प्रभावित करती है उसमें व्यक्तियों के ये जो मैंने बताए हैं, इन स्तर पर जो है सूक्ष्म स्तर पर इस तरह से प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर। अब व्यक्ति को दीर्घ या वृहत स्तर पर कैसे करती हैं, व्यक्ति को दीर्घ या वृहत स्तर पर कैसे प्रभावित करती है मास मीडिया, ठीक है, देखते हैं, देख लेते हैं। दीर्घ या वृहत, दीर्घ या वृहत, दीर्घ या वृहत, पतली से दिखाई दे रहा कि नहीं, हल्के हल्के हो रही है, है ना। यह सिद्धांत बड़े सामाजिक समूहों, संस्थानों, प्रणालियों, विचारधारों पर उनकी टिप्पणियों और निष्कर्षों को आधार बनाते हैं। उसमें ज्ञान अंतराल, अनुशंका, संकट, सार्वजनिक अक्षेत्र जैसे सिद्धांत आते हैं। बड़े बड़े सामाजिक समूह है ना, दीर्घ वृत्त स्तर, जो बड़े बड़े सामाजिक समूह हैं, प्रणालियां, विचारधाराओं पर उनकी टिप्पणियों, निष्कर्षों को आधार बनाते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, बड़े बड़े कोई फैक्ट्री है, उन्होंने कुछ संदेश दिया, कुछ मैसेज दिया, उसमें है ना, उन्हें टिप्पणी जो करते हैं, जो उनके आधार, निष्कर्षों के आधार बनाते हैं इसमें, ठीक है। फिर आए हाइपोथेटिकल बुलेट थ्योरी, मैंने बता दिया, मतलब जो वो जो है जादुई गोली कहते हैं कि जो हमने एकदम से जो ट्रिगर करना था वो करा दिया जनता को, ठीक है, जो कुछ कहना था, जो संदेश हमें ऐसा था कि सारे दर्शकों तक पहुंच जाए, वो पहुंच गई, जादुई गोली इसको कहते हैं, ठीक है। सीधा स्पष्ट असर होना, सीधा ही स्पष्ट असर होना। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, है ना, कौन सा है, मनोवैज्ञानिक, ये तो हो गए। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अंतर, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत, या व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत कैसे होगा, यहाँ जो है भिन्न भिन्न व्यक्ति चलो एक ही, ये किस तरह से है, मान लीजिए ये इस पे जो है व्यक्तिगत भिन्नता बहुत है इसमें ना। मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत क्या है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है इसका बहुत असर पड़ता है। बाय चांस आपको कोई जो है किसी मीडिया से आपका कम्युनिकेशन हो रहा है किसी भी मीडिया से, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई खबर है, कोई संदेश है, कोई सूचना है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से लेता है। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्ति के उसकी स्थिति कैसी है, उसकी सोचने की स्थिति कैसी है, उसकी जो है इमोशनल भाव कैसे हैं, वो सारी चीजें उस पर प्रभाव, उन सब चीजों का उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया करते हैं। मान लीजिए कोई दुखी है और दुख भरी खबर आ रही है, तो उसके प्रति जो है उसका जो हो जाएगा कि हाँ ये कैसी प्रतिक्रिया हो, या इस तरह से कि मान लो इस तरह की जो सूचना मिली उन्हें कि ऐसा कांड कोई उनकी जान पहचान में भी हो रखा था, तो वो उससे उसको जो है उससे मिलाते हैं उससे, और उससे उसी का प्रभाव पड़ता है। फिर जब वो अब मेल करते हैं ना कि हाँ भाई हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जो है व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत इसमें माना जाता है। मनोवैज्ञानिक अंतर, जिससे जैसा मनोविज्ञान होगा व्यक्ति का, उसी अकॉर्डिंग वो उसको सूचना को लेगा, ये है कहने का मतलब। चयनात्मक या जो चयनात्मक अनाश्रितता, अनावरण या जोखिम, सिलेक्टिव एक्सपोजर। और दूसरा है, एक और है सेलेक्टिव एक्सपोजर। सेलेक्टिव एक्सपोजर क्या है, चयनात्मक जोखिम, इसको बोलते हैं चयनात्मक जोखिम। जब लोग श्रम को चुनिंदा रूप से केवल उन संचारों के लिए उजागर करते हैं जो सामान्य रूप से उनके स्थापित विश्वासों के अनुसार होते हैं, यानी कि जब उन संचार के लिए, मतलब वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कम्युनिकेशन उन संचारों के लिए क्या करते हैं, अपने आप को उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, है ना, जो पहले से ही स्थापित है और उनके विश्वासों से मेल खाते हैं, तो इनको बोलते हैं चयनात्मक जोखिम, ठीक है। अब चयनात्मक धारणा क्या होती है, अब नेक्स्ट है चयनात्मक धारणा।
चयनात्मक धारणा, ये सारे पॉइंट जो है मास मीडिया में जरूरी है। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि चयनात्मक धारणा क्या है। मान लीजिए इसके आपका कोई क्वेश्चन आ गया इससे संबंधित, चयनात्मक धारणा से संबंधित, मान लीजिए कोई इस तरह की 3 लाइनें दे दी और आपसे पूछ लिया कि क्या है, चयनात्मक धारणा है, चयनात्मक जोखिम है, मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत है, मान लीजिए इसमें दे दिया, तो आपको जब पता होगा तभी तो आप उत्तर देंगे। तो एक बार जब व्यक्ति अपने पसंद के अनुसार संदेशों के स्वयं को चुनिंदा रूप से, और इसमें एक बार अब व्यक्ति क्या करता है, इसमें धारणा में क्या, व्यक्ति की पहले से धारणा बन चुकी है। क्या है, चयनात्मक धारणा क्या है कि उसने चयन कर लिया, उसकी धारणा पहले से चयन है, पसंद उसकी पहले से पसंद है, संदेशों के लिए स्वयं को चुनिंदा रूप से उजागर करते हैं, क्योंकि धारणा पहले ही बन चुकी है, उसकी वजह से वो चुनिंदा जो हमारे पास वो आ जाएंगे सूचना, उनके लिए उजागर करेगा अपने आप को, क्योंकि धारणा पहले से बन चुकी है। व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत, अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत। व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत, व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत क्या है, ये जो है इसमें एक द पीपल्स चॉइस, इसको इस तरह से कह सकते हैं द पीपल्स चॉइस, व्यक्तिगत प्रभाव सिद्धांत। कोई भी मतदाता संचार माध्यमों से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि इस पर संचार माध्यमों के बजाय पारस्परिक संबंधों का मतदाता पर बहुत। मान लीजिए आप राजनीति में वोट देने वाली बात चल गई कि हमें किसी की वोट देनी है, तो हम उसमें मीडिया के थ्रू तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। कई बार होता है कि मीडिया से ज्यादा हम किसी संबंध से प्रभावित हो जाता है कि हमारा उनसे कैसा रिलेशन है, जिसके जिनको हमें वोट देनी है, इनके मतदाता का किससे संबंध है, अच्छा उसको ही वो अधिकतर वोट देते हैं, है ना। उस यानी कि संबंध इंपॉर्टेंट है हमारे पास, चाहे खबर जितनी आ रही है, कितने भी सामने आ रहे हैं कि उनको देनी चाहिए, लेकिन हम उनको देंगे जिससे हमें संबंधों का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है पारस्परिक संबंधों का मतदाता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये होता है द्विचरण, व्यक्तिगत प्रभाव में द्विचरण होते हैं। उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वह ज्यादातर अन्य लोगों के माध्यम से थी, जिन्हें विचारवान नेतृत्व कहा जाता है। अब द्विचरण प्रभाव कैसा है, अब इसमें भी दो द्विचरण प्रभाव है, दो तरह का है, टू वे इफेक्ट है इसका। टू वे इफेक्ट कैसे टू वे इफेक्ट है भाई, देखते हैं। उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई, किन्हें, मतदाताओं को जो जानकारी प्राप्त हुई वह ज्यादातर उन लोगों से के माध्यम से हुई जिन्हें विचारवान नेतृत्व, ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो टू वे हो गए ये। ठीक है, क्योंकि इसलिए है ना, उनका संपर्क तो था नहीं, मीडिया से तो उनका संपर्क था नहीं, आमने सामने का उनका किसी से पता लगा, किसी लीडर से पता लगा, है ना, लीडर से के माध्यम से पता चला, उनके ओपिनियन से माध्यम से पता चला, संचार से नहीं पता। द्विचरण प्रभाव हो गया। बहुचरण प्रभाव क्या होता है, ये मल्टी स्टेप का अर्थ है कि विचारवान नेता तो बहुत दिशात्मक प्रभाव को अपनाते हैं। वे दर्शकों के लिए मीडिया संदेशों की व्याख्या करते हैं। भूमिका न केवल नीचे की ओर बल्कि ऊपर की ओर भी जाती है। जब वे द्वारपालों को, जो कि समाचार पत्रों के संपादकों आदि को यह संदेश देते हैं कि अपना कार्य कैसे करते हैं, इसके अलावा जब वे अन्य विचारवान अंतर्दृष्टि साझा करते हैं तो प्रभाव उनके समीप ही रहता है। इससे कई प्रश्न बिंदु, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है बहुचरण प्रभाव की मल्टी स्टेप्स उठाते हैं व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए। मीडिया का भी ले लिया, किसी विचारवान व्यक्ति का भी ले लिया, किसी और तरीके से भी ले लिया, नीचे यानी कि नीचे वाले व्यक्तियों को कोई संदेश दे दिया, वो ऊपर तक पहुंचा देंगे, या ऊपर व्यक्तियों को संदेश दे दिया, नीचे वाले व्यक्तियों तक पहुंचा देंगे। इस तरीके से मल्टी स्टेप्स जो है थ्योरी है ये। अब है नेक्स्ट हमारी जनसंचार। अब देखते हैं जनसंचार। जनसंचार के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है वही देखते हैं। उत्कर्ष संवर्धन, कल्टीवेशन ऑफ डोमिनेंट इमेज थ्योरी, यानी कि यह सिद्धांत जो है इस धारणा पे आधारित है। किस धारणा पे आधारित है यह सिद्धांत? इस धारणा पे आधारित है कि मास मीडिया का दर्शकों पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, जो अनजाने मीडिया के प्रमुख प्रतीकों, छवियों, संदेशों को अवसित कर लेते हैं, है ना।
प्रतीकों, छवियों, जो छवि होती है, अनजाने मीडिया में प्रमुख प्रतीकों, छवियों, संदेशों को अवशोषित कर लेते हैं। इस धारणा पे आधारित है। ये क्या है? उत्कृष्ट संवर्धन सिद्धांत, कल्टीवेशन ऑफ डोमिनेंट इमेज थ्योरी। जो 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 डोमिनेट कर रही है छवि, उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसे बोलते हैं, जो पहले वाला था, प्रमुख छवि पैटर्न की खेती कहा जाता है। ठीक है, कोई छवि होती है उसको जो है वो आत्मसात कर लेते हैं। यानी कि कौन? प्राप्त करता, संदेश प्राप्त करता, सूचना प्राप्त करता। नेक्स्ट है कार्यावली। ये तो हो गया उत्कृष्ट संवर्धन। अभी कल्टीवेशन मैं लिख देती हूँ। इसमें देखते हैं, एक तो हो गया कल्टीवेशन। कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन पहले भी लिखा था मैंने। कल्टीवेशन ऑफ डोमिनेंट इमेज थ्योरी। कल्टीवेशन ऑफ डोमिनेंट इमेज थ्योरी। ठीक है, ये था। फिर क्या देख रहे हैं हम? फिर है कार्यावली उपस्थित, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, इससे पहले जो पॉइंट था एजेंडा। अब एजेंडा सेटिंग में क्या होता है? ये हो गया। अब एजेंडा सेटिंग में जो मैंने बताया था वही एजेंडा सेटिंग जो अभी मैंने पहले बताया था वही एजेंडा सेटिंग। यानी कि चुनाव के समय मतदान के बारे में केंद्रित है। मीडिया लोगों को क्या सोचना है कि बजाय क्यों सोचना है, क्या सोचना है कि बजाय क्या सोचना चाहिए, वो बताते हैं ना कि इनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए। मतदाताओं के बारे में बात है, उनको देना चाहिए, वोट उनको देना चाहिए। कौन सही है कौन गलत है ये नहीं बताते, किनको क्या करना चाहिए, तो ये इनको बताते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत चुनाव के समय मतदाता के बारे में केंद्रित है। ये जो सिद्धांत है, जो चुनाव के समय में मतदाताओं के बारे में केंद्रित है। उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत क्या है? उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत। उपयोग और संतुष्टि का सिद्धांत। ये क्या है? ये है कि स्वेच्छा से मीडिया के सामने स्वयं को उजागर करते हैं। जनसंचार माध्यमों का उपयोग धारणा, चयनात्मक और पहले से धारित विश्वासों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब सीधा सा क्या है कि उपयोग और संतुष्टि सिद्धांत है कि जो मीडिया हमारे उपयोग की वस्तु है, ये उपयोग की है, तभी तो हम इसको अपने यूज में लाते हैं, मीडिया का अपना प्रयोग करते हैं, मीडिया को से गुरु होते हैं। ठीक है, संतुष्टि करती है हमें, बहुत सारी चीज संतुष्टि करती है। वो हमें सेटिस्फाई करते हैं, कभी विचारों के सेटिस्फेक्शन करती है, हमारी सोचने की शक्ति है उसको सेटिस्फाई करती है। हमारे जो है थॉट्स हैं उनको संतुष्टि करते हैं। जब क्या सोचना चाहते हैं उसको वो करती है, अच्छा बनाती है ना, और हमारे विचारों को डेवलप भी करती है। बहुत सारी चीजें हैं। निर्भरता सिद्धांत, और निर्भरता सिद्धांत का है कि हम लोग मीडिया पे इतने वो हो चुके हैं, निर्भर हो चुके हैं कि निर्भरता का सिद्धांत है ये, है ना। आप जानते नहीं, हम सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को 24 घंटे बच्चे लगे रहते हैं मोबाइल में, और हम लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक पर लगे रहते हैं। ये सोशल मीडिया ही तो है। ठीक है, जन संचार माध्यम के नियामक सिद्धांत। अब यह है कि फ्री प्रेस थ्योरी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है, कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेमोक्रेट। अब कुछ और भी है, पांचवा तो ये हो गया। पांचवे को देखते हैं, जनसंचार माध्यमों के नियामक सिद्धांत है। क्या देखते हैं? समाजशास्त्र सिद्धांत तो ये हो गए। अब देखते हैं हम जनसंचार माध्यमों के नियामक सिद्धांत। जनसंचार माध्यमों के नियामक, इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, नियामक सिद्धांत। इंग्लिश में भी जान लीजिए इनको। क्या लिखते हैं? नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास मीडिया। नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास मीडिया।
इनमें क्या है, इसमें नंबर 1 है निःशुल्क मुद्रण सिद्धांत, फ्री प्रेस थ्योरी। ये क्या है, फ्री प्रेस थ्योरी क्या है, यह मुख्य रूप से सीबर्ट द्वारा प्रचारित किया गया व्यक्ति के मौलिक अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित है। इस पर है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर आधारित है, ये है। फिर है सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत। सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत क्या है, मुक्त बाजार समाज की सूचना, सामाजिक और नैतिक जरूरत जैसे कुछ दायित्व को पूरा करने में वास्तव में इसने एक वर्ग की शक्ति को बढ़ा दिया गया है ना। क्या कहना है का कि ये जो है समाज की सूचना, सामाजिक और नैतिक जरूरतों जैसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, और क्या हुआ, वास्तव में इसने एक वर्ग की शक्ति को बढ़ा दिया है। किसने, सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत में कहा गया है, ठीक है। साम्यवादी मीडिया संकेत, ये क्या है, कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। ये क्या है, कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। आप पॉइंट्स को बुक में अपनी जो कॉपी है उसमें लिखते रहिए, ताकि इसमें यहाँ लिखने की जगह नहीं हो, मैं लिखना भी नहीं चाह रही हूँ अभी फिलहाल, तो आप लिख लीजिए इनको। साम्यवादी मीडिया सिद्धांत, कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी। ये क्या है, जन मीडिया को श्रमिक वर्ग के नियंत्रण में रखने की परिकल्पना करता है। एक सिद्धांत और है इसका कि ये जो जन मीडिया को क्या करता है कि श्रमिक वर्ग के नियंत्रण में रखने की परिकल्पना करता है, ऐसा है नहीं। जिनके हित की सेवा करने के लिए वे हैं। ये मीडिया जो है किसके लिए है, इनकी हित की सेवा के लिए है, लेकिन ये कर नहीं रहा है, ठीक है। प्रेस या अन्य मीडिया के निजी स्वामित्व से इनकार किया जाता है। प्रेस या अन्य मीडिया के निजी स्वामित्व से इनकार किया जाता है। विकास संचार सिद्धांत, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन थ्योरी। यह सिद्धांत अधिकतर यूनेस्को की प्रेस के 4 क्षेत्रों में सीमित अनुप्रयोग और संचार का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नीति के अनुरूप विकास कार्यों को करने के लिए किया गया है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय नीति के जो विकास कार्य हैं उनको करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, इसका ये सिद्धांत है, उसका ये सिद्धांत है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मीडिया सिद्धांत, मीडिया की बहुलता, संचालन के पैमाने पर छोटा स्केल और सभी स्तरों पर संचालन की सभी क्षैतिजता मतलब ओरिजेंटल, ये जो है सभी स्तरों पर संचार की प्रक्रिया चलती है। अच्छा, और कुछ जन समुदाय सिद्धांत, राजनीतिक आर्थिक मीडिया सिद्धांत, आधिपत्य सिद्धांत, संस्कृति और लाक्षणिक सिद्धांत, कल्चर एंड सीमियोटिक थ्योरी। सीमियोटिक को मैंने क्या होता है, सीमियोटिक मैंने आपको बताया था, पीछे देखना, आपको जो महत्वपूर्ण टर्म्स लिखवाए थे उन्होंने मैंने सीमियोटिक करा रखा है आपको, है ना। तो जो है राजनीतिक आर्थ, इसमें जन समुदाय सिद्धांत में क्या है, मास मीडिया को सामाजिक शक्ति और अधिकार के स्रोतों से एकीकृत माना जाता है। जन समुदाय सिद्धांत का मतलब जो मास मीडिया को सामाजिक शक्ति और अधिकार के स्रोतों से, यानी कि मास मीडिया और जो सामाजिक जो एकीकृत है वो एक है। यह सिद्धांत जन समाज के कारण और अनुरक्षक के रूप में मीडिया को प्रमुखता देता है कि ये जो मीडिया है ये हमारे जन समुदाय के सुरक्षा के लिए है, जन समुदाय के सुरक्षा के लिए, ठीक है। राजनीतिक आर्थिक मीडिया सिद्धांत क्या है, सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत जो ये कहता है कि वैचारिक सामग्री के बजाय मीडिया की आर्थिक संरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना। आर्थिक क्या उसकी मतलब संरचना है इसकी, मीडिया की। आधिपत्य सिद्धांत कैसा है, यह सिद्धांत आर्थिक व्यवस्था पर कम और विचारधारा पर अधिक, ये उल्टा है इसका। ये क्या है कि आर्थिक व्यवस्था पर कम और विचारधारा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है ना, ये भी है। संस्कृति और लाक्षणिक सिद्धांत, कल्चर एंड सिमियोटिक थ्योरी। लाक्षणिक, ये क्या कहते हैं कि ग्रंथों इसके अर्थ पर बल दिया गया, इस प्रकार ये संस्कृति के साथ भाषाई अर्थ की व्याख्या से संबंधित है। मैंने बताया था सिमियोटिक मतलब भाषा का अर्थ है ना, क्या अर्थ है। भोजनदायी संस्कृति के आलोक में ग्रंथों और इसके अर्थ पर प्रभाव पर बल दिया है ना। जो संस्कृति और लाक्षणिक सिद्धांत मतलब जो संस्कृति है उनके, उस पर कई बार आपने देखे होंगे, आते हैं उसमें न्यूज़पेपर में भी आते हैं, जो मतलब कि जैसे कि किसी भी उसके कल्चर के बारे में बहुत अच्छे लेख आते हैं, ये सब चीजें इसमें जो है उसके सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मास मीडिया, मैंने आपको करा दिया, जैसा मुझ पर बन पड़ा मैंने आपको करा दिया, और आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, कहीं और से भी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और जो है स्मार्ट वर्क भी काम करता है। बाय बाय।